ఇంతటి యొక్క భారీ పుష్ప వర్షంతోని తడిసి ముద్దయిపోతున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. భారత్ మాతా కీ. నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వం. ఇంత పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన యొక్క ప్రజలందరికీ ఆ కటౌట్ల పైన సైతం నిలబడ్డారు. దయచేసి మీరు జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా. ఇక్కడ ఒకవైపు సౌండ్ బాక్సుల దగ్గర కూడా అనేక మంది సోదరులు నిలబడ్డారు. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. పైకి చాలా చోట్ల ఎక్కారు. మీరు అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను. కటౌట్లో నరేంద్ర మోడీ గారు అంత ఎత్తుకు ఎక్కిన యొక్క యువ సోదరులకు స్వాగతం పలుకుతూ దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను. భారీ వర్షం కొద్దిసేపట్లో వేదికపైకి రాబోతున్నారు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు. మీ యొక్క అభిమానంతో ఈ ప్రాంతం ఏరులై పారుతున్నది. देश का प्रधानमंत्री जी करोड़ों लोगों का जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं इस मंच पर आने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं. भारत माता की. नरेंद्र मोदी जी नायकत्वम. नरेंद्र मोदी जी नायकत्वम. వారు వేదికపైకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి అందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీ రెండు చేతులు ఎత్తి వారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और प्रधानमंत्री एक रोड शो के माध्यम से सभा स्थल पर मंच पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों के बारिश करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया है. ये दिखाता है प्रधानमंत्री के तेलंगाना में पहुंचने पर कैसे उनका आदर सत्कार और स्वागत किया गया है. लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे थे. जिस
रास्ते से प्रधानमंत्री का वाहन गुजरा है वहां पे लगातार फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी सभी का दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग सभा स्थल पर नजर आए और प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नाचती, नृत्य करती नजर आई और निश्चित तौर से ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसभा के तौर पर। और प्रधानमंत्री ने भी अब से कुछ देर पहले जब 8,000 करोड़ रुपए की विकास सौगातें तेलंगाना को सौंपी तो उन्होंने कहा कि आगे कुछ ही दूर पे खुला मैदान है, खुलकर बात होगी। तो निश्चित तौर से खुलकर बात होगी, यानी तमाम राजनीतिक बात भी होगी। किस प्रकार से तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने राज्य को विकास सौगातें दी हैं उसका जिक्र भी होगा। तो कैसे राज्य सरकार के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर से अपनी बात रख सकते हैं। और तेलंगाना के विकास को लेकर कैसे आगे तमाम प्रयास किए जाएंगे उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वो अपने आप में अद्वितीय दिखाता है और लगातार फूलों की वर्षा। प्रधानमंत्री का जो वाहन है वो पूरी तरीके से फूलों से ढक गया। प्रधानमंत्री के ऊपर उनके साथ में मौजूद जी किशन रेड्डी जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तेलंगाना में निभा रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनके साथ लगातार वो उस विशेष वाहन पर मौजूद थे और लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दरमियान। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जबरदस्त उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है। लोग एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की और लोग अपने फोन में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी हर एक व्यक्ति को उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए दोनों तरफ दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो निश्चित तौर से तेलंगाना के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज का बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसी तमाम बड़ी परियोजनाओं को लेकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की एक शुरुआत की है, विकास की सौगात दी है, जो इस पूरे राज्य के लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ी राहत की बात, खुशी की बात। क्योंकि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित तौर से हर आम व खास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की एक प्राथमिकता में रहा है। इसी तरह कनेक्टिविटी पर भी बहुत फोकस नज़र आ रहा है और तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज़ 1 जिसकी लगभग 800 मेगावाट की इकाई आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की है, तो अपने आप में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसके बढ़ते कदम को दिखाता है। और ये अपने आप में ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की जब प्रधानमंत्री विशेष वाहन से एक रोड शो के तरीके से सभा स्थल पे पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग उनके लिए स्वागत करते नजर आए और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। हमने देखा है कि आज सुबह प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में दौरे में थे, वहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी थी और उसके बाद में अब तेलंगाना पहुंचे हुए। तो प्रधानमंत्री का भी व्यस्त दिन, लगातार लोगों के बीच जाना, विकास सौगातें देना और तमाम उन बातों का जिक्र करना कि कैसे देश को बीते 9.5 वर्षों से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो आगे भी कैसे इस काम को जारी रखा जाएगा, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री इन तमाम बातों का जिक्र भी अपने अभिवादन में करते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने सुना निजामाबाद में ही जब प्रधानमंत्री ने अपनी बातों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि कैसे आयुष्मान भारत जैसी जो स्वास्थ्य योजना है वो आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि कोई भी राज्य हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, हर एक तक समान रूप से ये योजनाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से हर संभव लाभार्थी तक पहुंच रही है जो इसका हकदार है। और यही बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है और कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवे के माध्यम से कई योजनाओं को आज जो शुरुआत हुई है उससे एक बेहतर आवागमन की सुविधा तेलंगाना के लोगों को मिलती नजर आएगी। और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी राज्य की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो घरेलू ऊर्जा ज़रूरतें हों या फिर व्यावसायिक ऊर्जा ज़रूरतें हों, उसके लिहाज से एक बड़ा दिन थर्मल पावर परियोजना के माध्यम से फेज़ 1 की इकाई जो कि 800 मेगावाट की क्षमता रखती है और इसके बाद भी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ये तस्वीरें निजामाबाद की जहां पे बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। भले ही भाषा एक अंतर कहीं ना कहीं होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की स्वीकारता, उनके व्यक्तित्व को लेकर लगातार लोगों में बढ़ता आकर्षण ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कहां कहां दूर दूर से, सुदूर इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं। और फूलों की ये वर्षा बताती है कि प्रधानमंत्री को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, उनके द्वारा तमाम कही जा रही बातों को लेकर लोग कितने उत्साहित, आह्लादित हैं और उनको सुनने के लिए
उत्सुक और आतुर नजर आ रहे हैं। ये विशाल जन समुदाय यहाँ पे इस बात को साफ तौर से रेखांकित करता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए सड़क के दोनों ओर देखते हुए पंडाल में दोनों ओर दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, महिलाओं में भी खास तौर से उत्साह देखा जा रहा है। परंपरागत वेशभूषा में महिलाएं भी साफ तौर से प्रधानमंत्री के इस वाहन के आगे चलती हुई, और ये हमने देखा कि बीते दिनों भी और अभी मौजूदा इस जनसभा में भी जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मंच से आप देख सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी नायकत्वम, मोदी 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 मोदी, भारत माता की। हमारा केंद्रीय मंत्री जी, प्रांत का भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी को मैं अनुरोध करना हूं स्वागत करने के लिए। हमारा निजामाबाद का सांसद श्री अरविंद जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। పసుపు దండతోని వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు। పసుపు బోర్డు ప్రకటించినందుకు పసుపు రైతులు వారికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు। మన గంగారెడ్డి గారు మరి మిగతా యొక్క రైతులు వారందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు। भारत माता की, భారత్ మాతా కీ। అందరూ కూడా రెండు చేతులు పిడికిలు బిగించి చెప్పాలి, భారత్ మాతా కీ। భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, వందే జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్। ఈరోజు మన నిజామాబాద్ జిల్లా అదృష్టము, ఎన్నో రోజులుగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు అనేక పోరాటాలు చేసి గ్రామాల నుంచి మొదలు పెడితే జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని చివరకు ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అనేక ఉద్యమాలు చేసిన తర్వాత మరి ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలేదు। ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము మన యొక్క జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి రైతుల సంక్షేమం కోసం, రైతుల మేలు కోసం ఈరోజు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడము నేను జిల్లా రైతుల తరఫున, తెలంగాణ రైతుల తరఫున, దేశ రైతుల తరఫున ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అందుకే ఒక్కసారి
అందరము లేచి నిలబడి నరేంద్ర మోడీ గారికి హృదయపూర్వకంగా మనము స్టాండింగ్ ఓవేషన్ నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. భారత్ మాతాకి. ఈరోజు చాలా సంతోషము. నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడే అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా ఎన్టీపీసీ సంబంధించినటువంటి 800 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఈరోజు తెలంగాణ రైతులకు, తెలంగాణ ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ గారు మరి అందజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మొన్నటి రోజు మరి పాలమూరు గడ్డ మీద ఇదే విధంగా అద్భుతమైనటువంటి మహాసభ, అద్భుతమైనటువంటి బహిరంగ సభ, అద్భుతమైనటువంటి పాలమూరు ప్రజాగర్జన అక్కడ జరగడం జరిగింది. ఈరోజు మన యొక్క నిజామాబాద్, పాలమూరు తర్వాత నిజామాబాద్లో ఈరోజు కూడా ఒకరోజు గ్యాప్తో ఈ బహిరంగ సభ జరిగింది. నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, వచ్చే నెల 15 రోజుల్లో 2 నెలల్లో మనకు శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఎంతో పోరాటం చేసి, త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు ఒక కుటుంబం పాలైంది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా సాలు కేసీఆర్, సెలవు కేసీఆర్ అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ కాషాయ జెండా ఎగరేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా పాలమూరు సభ చూడాల్సిందిగా, ఈ యొక్క ఇందూరు సభ చూడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీని కాదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీని కాదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది సోనియా కుటుంబాన్ని కాదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని కాదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో కాషాయ జెండా గోల్కొండ మీద ఎగరాలని కోరుకుంటున్నారు. మీరు ఎన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు చేసినా, ఎంత తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీని ఆశీర్వదించాలని సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు సాలు కేసీఆర్, సెలవు కేసీఆర్, సాలు కుటుంబ పాలన, సెలవు కుటుంబ పాలన. అందుకే మనవి చేస్తున్నాను, కాంగ్రెస్కు ఓటు, బీఆర్ఎస్కు మాత్రమే సీట్లు అవుతాయి. అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ కోటేస్తే బీఆర్ఎస్ సీట్ అవుతుంది. అందుకే ఈరోజు కేసీఆర్ గారు, ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పథకం ప్రకారము మజ్లిస్ పార్టీతో కలిసి కుమ్ముక్కై ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదగకుండా అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరచాల్సిందిగా, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వాన్ని అండగా ఉండాల్సిందిగా మీ అందరిని కోరుకుంటూ, ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చరమ గీతం పాడతాము, కమలం పువ్వు జెండా ఎగరేస్తాము. ఈ యొక్క 2 పార్టీలు ఏవైతే కేసీఆర్ కానీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఒక అవినీతి పార్టీలు, కుటుంబ పార్టీలు, ఈ 2 పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ 2 పార్టీలు ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీని బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో, తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులతో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో బీజేపీ జెండా ఎగరాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులకు, నిజామాబాద్ జిల్లా యువకులకు, నిజామాబాద్ జిల్లా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతాకి.
भारत माता की नरेंद्र मोदी जी नायकत्वम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आवर सुपरस्टार श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं इस विशाल सभा के संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले ये नन्ही सी गुड़िया भारत मां का रूप लेके आई है, मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा, शाबाश। నా కుటుంబ సభ్యులారా, आज मुझे तेलंगाना के लोगों को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने का सौभाग्य मिला है। एनटीपीसी के आधुनिक पावर प्लांट से तेलंगाना के औद्योगिक विकास को एक नई गति, तेज गति मिलने वाली है और इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका ज्यादा हिस्सा तेलंगाना को ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा और इससे आपकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। भाइयों बहनों, आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला था और ये मोदी की गारंटी की ताकत देखिए, आज मोदी ही आके उसका उद्घाटन कर रहा है। आज ही रेलवे और हेल्थ के भी कई प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों के चरणों में आज मुझे समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इनसे तेलंगाना के लोगों के क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलेगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तेलंगाना और तेलंगाना के लोगों के कल्याण के प्रति भाजपा का, बीजेपी का संकल्प लगातार मजबूत हो रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज सबसे पहले मैं निजामाबाद की माताओं, बहनों, बेटियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आज यहां इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें स्वागत करने आशीर्वाद देने आई, उससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। तेलंगाना की मेरी बहनें एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनी है। तेलंगाना की मेरी बहनों ने इतिहास बनाया है। कुछ ही दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस
ये गठबंधन गठबंधन 30 साल से उसे रोक कर बैठे थे। उनको किसी की परवाह नहीं थी। भांति भांति के चालाकियां करते थे, दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे। लेकिन इस बार ये मेरे देश की माताओं बहनों की ताकत देखिए, नारी शक्ति की संगठित ताकत देखिए कि सारे गमंडिया लोगों को ये संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगाना की महिलाओं ने, मेरे देश की माताओं बहनों ने साथ मिलकर वोट की शक्ति से, अपने एक एक वोट से माताओं ने उसके इस बेटे को मजबूत बनाया है। बहनों ने उनके इस भाई को मजबूत बनाया है और माताएं बहनें आपने मजबूती दी है, इसलिए मजबूती से ये आपका बेटा काम कर पा रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है। आप भारत की प्रगति के आधार है। तेलंगाना में चारों तरफ टैलेंट ही टैलेंट है। जब दुनिया में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई तो तेलंगाना ने भी वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में भेजी। तेलंगाना के लोगों में विकास की जो एस्पिरेशन है उसे मैं भली भांति समझ सकता हूं। अभी मैं देख रहा था, क्या वाइब्रेंसी थी, क्या ऊर्जा थी, क्या जुनून था। मेरे साथियों, आपको 100 सलाम। केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगाना के लिए जितना कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठा था कि नहीं बैठा था? एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी भलाई के लिए आया है। हमने तेलंगाना में नेशनल हाईवेज, नई रेल लाइनों, नए अस्पतालों का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने यहां बीआरएस सरकार को
तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। लूट सके तो लूट, यही उनका मंत्र है। ना कुटुंब सभ्युलारा, भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। तेलंगाना के निर्माण के लिए हजारों परिवार संघर्ष करते करते तबाह हो गए। अनेकों नौजवानों ने बलिदान दिया, माताएं बहनों ने मुसीबतें झेली, लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना में बस एक ही परिवार ने यहां के लाखों परिवारों के सपनों पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं। कोई बचा ही नहीं है, बस यही काम, लूटो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक वोट का उपयोग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं? इन लोगों ने तेलंगाना में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान देश के युवा को उठाना पड़ता है। जब पूरा सिस्टम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है, तब वो परिवार सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हीं लोगों की भर्ती करता है जो उनके करीबी हो। तेलंगाना के नौजवानों को वो अवसर नहीं मिलता है। फिर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तेलंगाना के तेजस्वी युवा को भी कोई मौका नहीं मिल पाता है। इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष परिवार के बजाय सामान्य मानवी और उसके परिवार के लिए काम करती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के लोगों को ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है, नकार चुका है। और आप तो जानते हैं, कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है, फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कांग्रेस की कोशिश
किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया,
लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा। फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था। उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने अब एक नई बात शुरू की है। ये तो मैंने केसीआर का पुराण बताया। अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे, क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे, आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं, उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है ना, 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को
अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी, खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए। ये झूठी बातें मत करिए। लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस को, इंडी अलायंस को इस बारे में भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस के साथी जो तमिलनाडु में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं, जो तेलंगाना में राज करते हैं, जो कर्नाटका में राज करते हैं, ये सारे साथियों को कांग्रेस से बात जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है। और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों से गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत की है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है। और इसलिए मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, तो ये देश समृद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही मोदी का सपना है, यही मोदी की गारंटी है, यही मोदी का संकल्प है।
और यही मोदी की साधना है, यही मोदी की तपस्या है। और मैं अन्य सभी राजनीतिक दलों से भी आज आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं देश के सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी दल के मुखियाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं, आइए, आजादी के 75 साल हो गए, आइए गरीबों के कल्याण पर विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाएं, गरीबों के उत्थान के लिए काम करें। నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना विरोधी ये लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। हमें तेलंगाना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है भाइयों बहनों, उसको रोकना है। रोकोगे क्या? रोकोगे क्या? तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आज भी कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना के लोगों से विश्वासघात कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसे ही बड़े वादे किए और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग शर्त रख रही है। पहले तो बोल देते हैं ऐसा करेंगे, फिर कहते हैं ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे, उधर वाला होगा तो नहीं। क्यों भाई, जनता को मूर्ख बना रहे हो? यहां बीआरएस ने भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झूठा वायदा किया। कांग्रेस और बीआरएस का रवैया बिल्कुल एक समान है। चुनाव से पहले आसमानी वादे करो और चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरो। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने वायदे पूरे करने का है। पिछले कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी। इस मेले के जरिए देश के हर कोने में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, पब्लिकली नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। तेलंगाना के युवाओं को भी इसके जरिए हजारों तेलंगाना के युवाओं को आज भारत सरकार में हमने काम दिया है। यहां के युवा ये देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से हुई है। तेलंगाना में से एक भी शिकायत नहीं आई कि नौकरी मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा, ऐसी एक घटना नहीं आई है भाइयों। इसलिए बीआरएस के युवा विरोधी रवैये और इसकी सरकार को यहां के युवा करारा जवाब देने का मन बना चुके। मेरी बात सही है ना? मेरी बात सही है ना? युवाओं ने तय कर लिया है ना, ये जाएगा ना, बीआरएस जाएगी ना, पक्का जाएगी ना। मैं तेलंगाना के युवाओं से भी कहूंगा, हमारे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार आते ही बीआरएस के पापों को मैं एक एक खोल करके रख दूंगा। उनकी सारी बुराइयों को निकाल करके रहूंगा और अभियान के तौर पर करके रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं।
यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के किसान आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीआरएस गवर्नमेंट ने उनके साथ फिर हर वादे को तोड़ा है। बीआरएस सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया, पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। यहां सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन या तो उन्हें पूरा नहीं किया गया या फिर बिना तैयार किए उनका उद्घाटन करके फोटो खिंचवाते रहे। दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने न सिर्फ किसानों की मदद का वादा किया, बल्कि 40 लाख किसानों के खातों में करीब 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कोई कटकी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई चोरी नहीं। हमने एमएसपी बढ़ाने का वादा किया, उसे भी पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है, पूरी करके रहता है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले के किसी एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्पादन और एक्सपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना चला रही है। इस योजना के तहत निजामाबाद के हल्दी को प्रमोट किया जा रहा है और हल्दी की जब बात आती है ना, मैं खास करके मेरी तेलंगाना की बहनों को आज शत-शत नमन करना चाहता हूं। मैं तेलंगाना की किसान माताओं के चरण मेरे माथे पर लेता हूं। उस चरण रज से मैं अपने आप को एक पवित्र प्रसाद के रूप में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ तेलंगाना की माताएं बहनें हल्दी की खेती में दिवस रात मेहनत करती, इतना ही नहीं, वो खेती की पैदावार करती, ऐसा नहीं, लेकिन कोविड के समय हल्दी ने दुनिया के बहुत लोगों को राहत दी है। पूरी दुनिया में हल्दी पहुंची है। दुनिया को बीमारी से मुक्त रखने का काम ये मेरी तेलंगाना की और मेरी देश की हल्दी पैदा करने वाली माताओं बहनों ने की है, और इसलिए मैं उसे नमन करता हूं। और इसलिए महबूबनगर में ही मैंने इससे जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। हमने किसानों से किया एक और वादा पूरा कर दिया। हल्दी उगाने वाले किसान भाइयों के लिए, उनके विकास के लिए अब देश में नेशनल टर्मरिक बोर्ड, उसका गठन किया जाएगा। ये बोर्ड हल्दी की उपज को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विस्तार देने में मदद करेगा। इस निर्णय का बड़ा लाभ तेलंगाना के किसानों को भी होगा। मैं एक बार फिर तेलंगाना के किसानों को, निजामाबाद के किसानों को और खास करके हल्दी के खेत में काम करने वाली मेरी लाखों माताओं बहनों को आज टर्मरिक बोर्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, आप बीजेपी को एक मौका दीजिए। मुझे आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। देंगे? मुझे सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपकी सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपके दुख दूर करने का मौका देंगे? मुझे आपके पाई पाई की कमाई को बचाने का मौका देंगे? मुझे आपका भला करने का मौका देंगे? मुझे तेलंगाना के तरुणों का, नौजवानों का, यूथ का भला करने का मौका देंगे? आपका ये ऐसा उमंग मेरा वादा है। जो कहा है वो करके रहूंगा। हम दिखाएंगे कि तेलंगाना कितनी ऊंचाई पर जा सकता है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए
पूरी ईमानदारी से काम करेंगी। तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बन गई तो यहां का विकास भी डबल ताकत से, डबल तेजी से, डबल गति से होने वाला है। बीजेपी तेलंगाना की लूट बंद करेगी। बीजेपी तेलंगाना के युवाओं को नए अवसर देगी। बीजेपी तेलंगाना की महिलाओं को मान सम्मान और सुरक्षा देगी। बीजेपी तेलंगाना में ईमानदार और पारदर्शी शासन लाएगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, चाहे गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो, भाजपा समाज के हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के लोग अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग का आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहूंगा, हर बूथ को जीतिए, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतिए। कमल घर घर पहुंचे, कमल हर दिल में पहुंचे। कमल के दिल में हर तेलंगाना का नागरिक और तेलंगाना के हर नागरिक के दिल में कमल। हम मिलकर तेलंगाना के लिए लोगों की आकांक्षा पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में आपका आना यही हवा का रुख बता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप तेलंगाना के निजामाबाद से देख रहे थे। प्रधानमंत्री वहां पे एक रैली को भारी भूख लगी है। कैडबरी फ्यूज, इसे खाने के लिए भारी भूख और खिलाने के लिए भारी हाथ लगता है। कैडबरी फ्यूज भारी है। Vikram lander is put into the sleeping mode means the power is off. Chandrayaan 3 was the success and the failure of Chandrayaan 2. 1979, we were practically ready for going into the Vikas project. But by the time we realized the first test flight was 1993. It is nothing but a shortage of funds only. Unfortunately, here the political bosses are sitting there. Who decides this is required or this is not required? We made a model of the Vikas engine that we exhibited in the foyer. So I wrote a board there. My name is Vikas. I burned for 180 seconds. My thrust is 60 ton. But finally I said, however, I am an orphan. When you were in jail, when you were tortured, where they were hitting you with rods, they threw tea on your face. What is the mistake I have done so as to go through this kind of a torture? Not this kind of a crime they are talking about. 98, Supreme Court came with a seal that it is a false case. But from 98 till 2018, 20 years, I was fighting to bring those people to books. I don't think that the media has done anything wrong. Media got carried away by plot. And that plot was done nicely. Slowly and steadily I understood that there is a sabotage. I never thought foreign countries will be interested. No nation is interested in the welfare of another nation. My son became a pessimist all through. Even the Padma Bhushan didn't excite him. He said, okay, the way they will give you this, tomorrow they will throw mud on you. That is a kind of lacuna he went through. You are having every right to say God is not there. That is your belief. Similarly, I have a right to say that God is there. That is my belief. I believe there is some kind of a life existing in some planet. We don't know where. You may not have seen
but doesn't mean that it doesn't exist. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today, my guest is a rocket scientist. Now, I'm neither a science reporter nor a pure sciences student, so I'm clearly out of depth out here. But my guest today, Mr. Nambi Narayan, isn't an ordinary scientist. He was in charge of the cryogenics department of ISRO, and he's led a very interesting life. Mr. Nambi Narayan has worked with the likes of Vikram Sarabhai and APJ Abdul Kalam. He played a critical role in developing the Vikas engine. Vikas of the Vikas engine is a portmanteau of the initials Vikram Ambalal Sarabhai. It is a liquid-propelled rocket engine family designed by the Center for Liquid Propulsion. The reason I'm giving this long introduction is because all this will come up in the conversation with Mr. Nambi Narayan. He is the recipient of the Padma Bhushan, the third highest state honour. But at one point of time, he was branded as a traitor for selling secrets of the Indian rocket technology to Pakistan. I urge you to see the film Rocketry, which was released last year and is on OTT platforms. Thank you, Nambi sir, for being part of the podcast. We're very honoured to have you here. And a little nervous because I am neither a rocket specialist, nor am I a science student, nor am I a science reporter. So today I was really nervous. I said, what if I ask a very stupid question and the viewers say that you didn't even study this much before speaking with such an eminent person. So I'm coming with a little bit of nervousness talking to you. So I'm going to begin with asking you, you've read such a difficult and as well as such a varied experiences in your life that you've lived. I'll begin with the first meeting that you had with Vikram Sarabhai. Let me begin with that so that our young viewers and listeners would want to know that. A very interesting question, and it takes me back approximately 50 years or 53 years, something like that. I was working with Kalam, and the assignment given to me at that time was designing an explosive bolt. So I was busy drawing myself on the table. It's a drafting board. So somebody walked in, he put a chair and then sat down there. I saw him. He looked like a Hindi film star to me. He had his pajamas and then zippa and things like that. Yes, he just asked, may I know your name? I just looked at him, I didn't know. I said, Nambi Narayanan. Then I was minding my business. He said, may I know what you are doing? I said, before I answer this question, may I ask you who you are? And he said, they call me Vikram. And I was familiar with Sarabhai, but not the name. Vikram didn't sound anything to me. But behind him, Kalam and H.J.S. Murthy, he was the director, they both were showing me like this hand. I was wondering, what is a signal? Is it asking me to get up or asking me to go there or whatever it is? But since I didn't decipher it, I continued to sit and then explain to him this is... but something told me very clearly that he is an important person, that's all. So I was telling that this is an explosive bolt. When can you finish this work? I said, maximum about a week. Oh, in 1 week you will finish it. Yes, not only this fabrication and testing it, everything we will finish it. Anyway, he said, okay, I'll check with you. He left. Then Kalam, till then I didn't know he is Vikram Sarabhai. So Kalam came and said, do you know who he is? I said, I don't know. He looks like a Hindi film star. That is all. Then Kalam told, this is Vikram Sarabhai. That is my first meeting with him. Okay. Without himself, of course he introduced himself as Vikram, but I didn't connect it to you. So though he introduced, I didn't get him as Vikram Sarabhai. But then Kalam explained to me about Vikram Sarabhai. I was really disappointed that I didn't know that he's so and so. I was ashamed of myself. Anyway, it went on. Then next meeting, exactly 1 week from that time he came and he said, I am here. May I know what happened to that bolt? I said, it's all finished. Now I am doing a cable cutter. This is how it started. He was very much surprised that I am keeping up my time and I am always at work. So there was an unwritten, unexplained bond which started. And
So we were only 23 people at that time in ISRO, though we have... It wasn't even called ISRO, right? No, it is not known as ISRO. Huh. It is known as Thumba Equatorial Rocket Launching Station. TELS, it is known as TELS. And we have only 3 buildings. One is the Magdalene Church, which was meant for senior engineers office. Then a bishop house. In that bishop house, the director sit and Kalam's office, that is my office later. Then there is a school building, which is an ordinary school building, which we use it as our lab. So these are the 3 buildings. We didn't have any new building. We have not built up anything new. You didn't have a lab and a swanky office, nothing like that. Not even Vikram Sarabhai, he also didn't have anything like that? No, nothing. Vikram Sarabhai used to come once in a week from Bombay, sometimes from Bombay, and he will probably stay for a day and then go. And so we didn't have any building. After the whole thing started afterwards. Thumba Equatorial Launching Station was there. Then we had another organization called Space, Science and Technology Center, which later we converted that into Vikram Sarabhai Space Center. Today's VSSC is nothing but the Space Technology, Science and Technology Center. Then VSSC or the SSTC gave birth to Sriharikota Space Center, which is known as Satish Dhawan Space Center. Then you had the ISRO Satellite Center in Bangalore. That is now known as U.R. Rao's Space Center. And we had, not SAC, we had Mahendragiri, that there is a liquid center. Then Valium and so on, it all started with Vikram Sarabhai Space Center. Vikram Sarabhai keeps coming in your life several times, isn't it? Even when you go to Princeton and there's that phone call that he places. Tell me, you are in Princeton, you are offered who doesn't take up NASA job? I would like to know what happened and what was that conversation with Vikram Sarabhai? Well, it all started like this. I went there in the sense I came there for studying liquid. Professor, particularly with Professor Luigi Crocco. He was such an eminent person. You know, why I got interested in that was, I was good in mathematics. Then in the early stages, I was doing a very good project, which is axial flow compressor, which can be connected to aerofoil and aerodynamics, aerospace. Then when I joined ISRO, I found that just a degree, bachelor's degree, I won't be able to survive there. So I wanted to do a master's or a PhD for that matter. And I applied this time I applied only to Princeton. When I say this time, earlier when I was out of the college, I applied to Princeton and Caltech. Both offered me admission, but due to my personal problems, I couldn't go. One extension, that was also not possible. Then I forgot about it. So this time when I came to know that this is important, so I applied for Princeton alone and I got admission. So I was happy. Then Dr. Sarabhai was telling me that since I thought I should do some master's degree, since I couldn't get any admission, I didn't think of any admission there. I went to Trivandrum Engineering College. And the only thing connectable to my studies was heat power. So I went there to heat power. Then it became an issue in the sense, and head of administration found out I am working here as well as studying there. In Trivandrum Engineering College was so close to our center. I go there morning 7:30, 9:30 it's all over, class are over. Then 9:30 I come back here. Then continue till night and day and things like that. So they said it is irregular, he can't do that. Then Sarabhai asked, are you the person? Yes, I am, said, I am doing that. Then he didn't bother about irregularity or irregularity. He said, why are you studying heat power? Why don't you go somewhere else where something connectable to rocketry is available, which is not available in this country? Then I said, I don't have the money to go, I didn't have the scholarship. Don't worry about it, we will give you subsistence allowance, we will take care of it, travel, everything we will take care. Only thing is you get admission in one of the
nice universities like some of the Ivy League universities. I was happy. I was sure I will get the seat. That is how I applied this time only to Princeton, because earlier I was admitted there two times. Admission was available. So they gave me, admission. Also they gave me the NASA fellowship. That NASA fellowship was there after I landed there. So before that I was given the subsistence allowance. Money was all through. So that is how I applied then. This course was supposed to be over. I think nobody got their degree in less than 2 years. That's the kind of time frame. It's a part of your project, part of your PhD. In between you can get your master's. If you audit 7 subjects and then a project work. So I did the project work day and night. I didn't have any other job. I didn't have any other hobby, or I didn't wander around. I finished my thesis and I also audited 7 subjects. So it's all over in 10.5 months' time. Then what happened? They said, no, it's too early, you should do something more. So they extended my project. Probably Bill Serignano, who gave me this, thought that I'll take another 6 months minimum. But that also I did it in 2 weeks' time. So they didn't know what to do. Said that we're going to go around the aerospace centers in USA. So I was extremely happy. I went to Rocketdyne, I went to Thacker Chemical Corporation, Hercules Powder Company, Aerojet, all kinds of aerospace companies. The doors of those companies were not open to all, but I knew later. Then they offered me that we're going to continue here, you can finish your PhD as well as you can get a job. I don't think they thought that you will go back. Because these are all highly secure places, and you come from an underdeveloped, not even developing country, and so they thought you're not going back. Because I can't imagine, aerospace industry, which was at its nascent stage, for them to throw the doors open for you. They probably thought, no, he's never going back. There are two, three reasons for this. One is Professor Groko himself don't take students. So he has more or less becoming a visiting professor. I somehow managed to become his student. Honestly, that is also another story. He wrote an agrograph in the year 1945 on the instability of liquid rocket combustion. Almost 30 years before you met him. Yeah. But combustion itself is a complex subject. I took interest in it. I started studying it. I understood that entire thing. Though I wrote a couple of letters to him, not knowing that I'm going to end up with him. That I recalled. Then he said, in a discussion, I went there and I pleaded that I may kindly. He said, no, I decided not at all. No, nothing. Go. Then I said, I have understood your theorem. Many people use your results, but they don't know how the theorem is formed. He said, you are saying that you understood the theorem? I think so. Then he asked me how the delta P by comes. Then I was very happy. I started explaining to him. That man was looking at me like this. And then he said, okay, so what do you want me to do? No, I said, since you left it someplace, I thought I can carry on from that point onwards if you allow me to, if you guide me. Then he just took only 1 minute and then he said, look, I am not going to come to the college. You have to come here. I said, no problem. Then it may take a very long time. As high as 6 years, 7 years. I said, no problem. Anyway, so finally he agreed. That is how I became his student. Okay. And that could be the reason for NASA to offer this, because he was somebody who mattered for all the Apollo missions and all the, in fact, very interestingly, I understood he had a very high opinion about me. And incidentally, there is one guy by name Bracco. He was telling me, you are working under Groko. Very good. Thanks a lot. I said, why? No, I am going to have a company. I said, what company? I am here for the past 8 years. That person didn't give me my degree. Now you will give me a company. He thought, oh, I see. Then he said, anyway, good luck to you. I didn't bother.
Now that is the history of Professor Coco. Okay. Now if that person with such a tough attitude is happy with me, which means I am somebody. So that is how I took it like that. So- Now that somebody was carried, as you said, underdeveloped countries and all. Yeah. Didn't make all the difference. And I also don't look like a underdeveloped. Yeah. Okay. So tell us some anecdote about APJ Abdul Kalam, because he has this huge fan following. I've met him once. No, I met him a couple of times actually, and I was always overawed by him. Very sweet and very unassuming kind of a person. Tell me some anecdote about your interaction with him. No, the one anecdote about him is that one day he was calling me and then telling, hey, look, this state is going to become wet from tomorrow. All the liquor shops are going to be open. I looked at him and said, oh, I never knew that he drinks too much. I forgot. I mean, next day it became really wet. Government became... then one day I was asking him, say, Kalam, Prohibition was taken off. That prohibition yeah. is... Okay. Because for our foreign audience, they won't understand, or foreign listeners. And then later I understood, Kalam never drinks. Yeah. But the way in which he was telling me, he was so exuberant that I thought he is going to be a heavy drunkard. Anyway, that is not the point. The point I am making is that he is the one who developed or wanted to develop a D2 rocket. That is a 75 millimeter diameter rocket, 3 inches. Then he called it as D2. I said, what D stands for? Yeah, there are A, B, you have, no, D stands for dreamer. Dream is going to be my word for all the people, etc. I said, fine. Then, why do you say D2? I asked him, instead of D1. No, if we do not do D2 well, we will name another one as D1. Okay, now, interesting. the D2 and D1 never succeeded. But afterwards, we named a 3-inch diameter rocket as Menaka. And Menaka rocket never came out. That also was dancing in the air only. Now, that's about Kalam. See, Kalam, he is very calm. He won't laugh. He won't smile. Yeah. He will make a joke He and was then... very fond of children, Actually, and played the musical instruments. Classical music was of interest to him. It's quite... again, music plays an important role. With scientists, I have seen this very often. Kalam you have seen as a president of India, probably. Correct. We have seen Kalam as an SD engineer. We were sharing the common table and all. And you work 3 full days continuously. And we used to be everybody calls him Kalam. Nobody calls him sir. Then after 3 days, I said, Kalam, I feel I must go home and then have my dress changed and all. You want to go home? Yes. Go. As if some entire thing has collapsed. It's a crime I am doing. So, you would want to go home after 3 days. Interesting. And tell us about those buildings, that composite thing. Yeah, so actually, in the church building, there is a corner. There is a Dr. M.K. Mukherjee, who was he's from Max Planck Institute. See, Dr. Sarabhai has brought some from well-known institutes, some people. Mukherjee was one. So Mukherjee was trying to develop the composite, fiberglass winding. So he was trying to wind a nose cone using the fiberglass. He wound it with epoxy resins and things like that. Then put it on a oven, and then it was continuously rotating. So he called that guy, what is his name, Sivadasan, that worker. That worker doesn't understand English, and Mukherjee doesn't speak Malayalam. So he's telling, Sivadas, come, look. Look continuously. Tomorrow morning, I will come. He said yes. He just said yes. We all went home. I was curious. I was the first, after joining there, it was my 2nd or 3rd week. So I was just looking at it. Then I asked Sivadas, have you understood what he said? He said, I don't know, sir, but what he's asking me is to look at it, and I will continuously look at it. So I also went home, and he was continuously looking at it. Next day morning, as soon as I came, just started running towards this building to find out what shape it is. It looked like a tandoori chicken, like roasted completely. Roasted completely. Oh God. Then
Mukherjee came and he asked, "Hey, Bhaiya, what happened? What happened?" He said, "Nothing happened." "What happened?" He said, "You asked me to look. I continuously looked." He didn't stop He it. didn't stop. But the most interesting part is that was the first composite structure made. Huh. Today you are having so many composite structures. Even the airplanes are being made, wings are being made. Later, of course, C.R. Satya, another guy who took it over from Mukherjee, and then he gave shape to it. It became a very big success. So I'm going to hop back and forth, present and past. I just want to ask you, since we are talking at a time when Chandrayaan 3 has just happened, just about a month ago, where were you when you saw that? Did you see it on television? And what was your feeling at that stage? Well, it was a very mixed feeling because I retired 20 years back. I was staying put at my home, watching the whole thing in the television. But that occasion, so many